बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, हमने जो है लास्ट लेक्चर में चैप्टर 37 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बस लास्ट कुछ छोटे टॉपिक है वो मैं बाद में करवा दूँगी। अब भी जो है हमने चैप्टर 38 स्टार्ट करना है, स्टमक एंड ड्यूडेनम। अच्छा, अब जो है इसकी जो है जो भी एक्स्ट्रा है चीज़ है ना, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसोफेगस का तो मैंने तकरीबन पूरा पढ़ा दिया, लेकिन आगे जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ना, सिर्फ उसी को हम पढ़ेंगे। अभी आप खुद पढ़ लें, ठीक है, या छोड़ दें। अगर आपके एग्ज़ाम करीब है तो जो मैं इंपॉर्टेंट सब टॉपिक बता रही हूँ ना, बस वही कर लो चैप्टर में से। बाकी हाँ, अगर एग्ज़ाम के बाद मुझे टाइम मिला, ठीक है, तो ये मैं करवा दूँगी ये चीज़ें। ठीक है, ये आपको पता भी है कि क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं स्टमक के, बता देती हूँ मैं इसको ना। अच्छा, आपको पता है कि स्टमक क्या होता है, रिजर्वायर होता है इंजेस्टेड फूड का, और बाकी इसके ये पार्ट है कार्डिया, फंडस और ये बॉडी पाइलोरिस। ठीक है, ये सारे पार्ट है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई, आर्टियल सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इसको छुड़वा रही हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, बाकी ये देख लो, जो सेल टाइप्स होती है ना, उसमें पैराइटल सेल, बॉडी में ना पैराइटल सेल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, एसिड की सिक्रीशन करते हैं, और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशन करते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। और म्यूकस बॉडी में भी होते हैं, इंट्रम में भी होते हैं, वो म्यूकस साइड से बातें सिक्रीट करेंगे। और जो चीफ सेल्स होते हैं वो भी बॉडी में होते हैं ना, स्टमक के, और वो पेप्सिन को सिक्रीट करते हैं। और बॉडी में क्या होता है, इंटीरो क्रोमेफिन लाइक होते हैं सेल, जो कि हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और जी सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिन सेल होते हैं, जी सेल फॉर मींस गैस्ट्रिन सेल्स होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन करते हैं, फिर वो थ्रू HCl की प्रोडक्शन करता है। डी सेल्स होते हैं, सोमेटोस्टेटिन को प्रोडक्शन करते हैं, एंडोक्राइन बॉडी में होते हैं। जो मेन चीज़ है पैराइटल और चीफ सेल, याद रख लेना। ठीक है, बाकी एक दफ़ा रीड कर लो। अच्छा, ये आपको पता भी होंगे पैराइटल, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, रिवाइज करवा दिया। अच्छा, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी जो है ना, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टमक एंड ड्यूडियम के लिए, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा सब टॉपिक है ना, वो क्या है, पेप्टिक अल्सर डिसीज़। अच्छा, तो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये मैंने अगर जिसने मेरी मेडिसिन की GIT वाली वीडियो देखी है ना, तो उनको पता होगा कि क्या होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज़। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बाकी जो पेंसिल से लिखा है, ये वही लिखा है कि HCl, मैंने अभी बताया था ना कि पैराइटल सेल से प्रोडक्शन हो रही होती है, HCl की सिक्रीशन हो रही होती है, और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर की भी रिलीज़ करता है। पैराइटल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए ना। तो ये जो HCl होता है ना, 3 से 4 लीटर होता है, मतलब सिक्रीशन हो रही होती है, और pH इसकी 1.5 से 3.5 एसिडिक pH होती है, क्योंकि एसिड है। अच्छा, अब पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है क्या, देखो, या ये जो है ना, यहाँ पे अल्सर की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, जिसने मेडिसिन वाली GIT की वीडियो नहीं देखी, पहले वो देख ले, और फिर ये GIT का सर्जरी वाला पार्ट पढ़े, फिर ये आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्सर होती है। अब अल्सर क्यों फॉर्म होते हैं, और ये अल्सर कहाँ पे फॉर्म होते हैं, जो किसी भी पोर्शन, GIT का कोई भी पोर्शन हो, ठीक है, स्टमक, ड्यूडेनम, अगर वहाँ पे अल्सर की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो अल्सर होते हैं किस वजह से बनते हैं, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज ये है कि बहुत ज़्यादा एसिड की सिक्रीशन होना, कि बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इम्पेयर म्यूकोसल डिफेंसेस। ठीक है, देखो, जब भी एसिड सिक्रीट होता है ना, तो उसके साथ जो म्यूकस वाले सेल्स होते हैं ना, जो भी मैंने आपको दिखाए, वो साथ में म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में ना जाए, कोई अल्सर फॉर्मेशन ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो म्यूकोजल डिफेंस सेल्स होते हैं ना, वो इम्पेयर्ड हुए होते हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे होते हैं। और साथ में क्या होती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। खुद सोचे, जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ेगी और साथ में उसको डिफेंड करने वाली चीज़ ही नहीं है, म्यूकस ही नहीं है, वो इम्पेयर्ड हुआ है, तो क्या होगा, एट दी एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्सर होगी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज। और किस वजह से होती है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ में म्यूकोजल डिफेंस ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, किसी भी पोर्शन ऑफ GIT में हो सकते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर भी होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर भी होते हैं। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन जो है ना लोकेशन कह लो, वो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के, तो वो ड्यूडेनम है। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो, पेप्टिक अल्सर डिसीज़, D फॉर डिसीज़, तो D फॉर ड्यूडेनम, नाम में ही काम है। ठीक, जो है ना, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में D से याद रखो कि ड्यूडेनम जो है इसकी मोस्ट लोकेटेड फॉर्म है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम जो है उसमें लोकेटेड होता है। ये मेन आपने लोकेशन याद करनी है, मोस्ट कॉमन लोकेशन है। बाकी एक दफ़ा पढ़ लो, स्टमक का जो लेसर कर्वेचर वाला पार्ट होता है, ठीक है, और गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे, और ये मैकल डायवर्टिकुलम, मैंने बताया था कि क्या होता है, मेडिसिन और GIT लेक्चर
देख लो, अल्सर अकर एट द जंक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल, तो ये सबको एक दफ़ा पढ़ लो। लेकिन ये लाजमी याद रखना ड्यूडम की फर्स्ट पोजीशन ऑफ ड्यूडम मोस्ट कॉमन लोकेशन है किसकी, पेप्टिक अल्सर डिसीज, और उसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है। पेप्टिक अल्सर डिसीज, डी फॉर ड्यूडम। अच्छा, अब कॉज मैंने क्या बताया कि एक तो ये होता है कि इम्पेयर म्यूकोजल डिफेंस की वजह से और जो है बहुत ज़्यादा एसिड की सिक्रीशन की वजह से जो है ये होता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सरेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी देखा गया है, मतलब उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर डिसीज़ होता है। और बाकी जो बहुत ज़्यादा एनसिड यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा एस्पिरिन की जो गोलियाँ ले रहे होते हैं, अब एनसिड किस लिए यूज़ करते हैं, जो जॉइंट पेन के लिए मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी इस मेडिकेशन एनसिड और एस्पिरिन लेने से भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ फेस कर, मतलब जो है जीआईटी में क्या हो जाते हैं, अल्सर फॉर्म हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ये मेडिकेशन यूज़ कर रहे हो। या बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड, मैंने कहा था ना कि हकीमी दवाइयों में क्या होता है, भर भर के स्टेरॉइड होता है, तो वो फ़र्क तो आपको बहुत जल्दी देता है, पेशेंट खुश हो जाता है कि जो मुझे फ़र्क दूसरी मेडिसिन नहीं दे रही थी, वो हकीमी दवाई बहुत अच्छी है, वो फिर वही लेना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके नुकसानदेह है इन फ्यूचर रीनल फेलियर और ये सारी चीज़ें। देखो स्टेरॉइड जो है एक चीज़ की हद से ज़्यादा लेना क्या है, खतरा है। तो स्टेरॉइड जब आप बहुत ज़्यादा लोगे तो क्या होगा कि अल्सर फॉर्म हो जाएंगे, लाइक पेप्टिक अल्सर डिसीज़। और भी बाकी चीज़ें हैं जिसमें मैंने बताया था, रीनल फेलियर, वो सारी जो मैं बताई थी। तो स्टेरॉइड की वजह से भी पेप्टिक अल्सर देखा गया है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से भी। ठीक है, एक हद से ज़्यादा, मतलब आप स्मोकिंग करोगे तो ज़ाहिर सी बात है अल्सर फॉर्मेशन तो होगी। तो ये सारे कॉजेज़ है, स्मोकिंग, स्टेरॉइड, क्रॉनिक यूज़, वो एच पाइलोरी, तो ये मैंने कॉजेज़ भी बता दी। अच्छा, उसके बाद आता है पैथोजेनेसिस ऑफ एच पाइलोरी इंड्यूस पेप्टिक अल्सर डिसीज़। तो इसमें जो है ना, अब एक इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर होता है और एक इंड्यूस ड्यूडेनल अल्सर, जैसे मैंने बताया। अब क्या होता है कि जब एच पाइलोरी, ये एच पाइलोरी का मैं बता रही हूँ कि जो एच पाइलोरी इंड्यूस करता है ना गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। अब क्या होता है बेटे, एच पाइलोरी जो होता है ना, ये क्या करता है, ये यूरिएज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ये बात याद रखना। और ये यूरिएज क्या करता है, जो यूरिया होता है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में, NH3 में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये यूरिएज क्या कर देता है, इस अमोनिया को NH3 में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है ना, वो जाके जो रिलीज ऑफ गैस्ट्रेन, जो अमोनिया प्रोड्यूस होना, ये क्या करता है, वो एंट्रम के पास जाता है, वहाँ पे गैस्ट्रिन सेल्स होते हैं, जी सेल्स होते हैं, फिर जी सेल को कहता है कि गैस्ट्रिन रिलीज़ करो, और वो जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज़ करते हैं। और अब मैंने बताया था कि गैस्ट्रिन रिलीज़ होगा फ्रॉम जी सेल से, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा HCl की प्रोडक्शन, एसिडिक सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन जो है एलिवेट कर देता है, गैस्ट्रिक एसिड की हाइपर सिक्रीशन करवा देता है। ठीक है, और साथ में क्या हो जाता है, म्यूकोजल डैमेज हो जाता है, क्योंकि जो म्यूकोजल डिफेंस है वो एक हद तक प्रिवेंट करेगा ना। अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है, हाइपर सिक्रीशन हो रही है, तो वो जो म्यूकोजल डिफेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहना चाह रही हूँ मैं। और बाकी वही डिफरेंट एंजाइम्स और टॉक्सिक को भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो मेन चीज़ मैंने बता दी कि गैस्ट्रिक अल्सर कैसे होते हैं, कि जो एच पाइलोरी होता है वो यूरिएज एंजाइम को, यूरिएज को जो है प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है कि यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। जो अमोनिया बनी है ना, वो जाके जी सेल के पास दरवाज़ा खटखटाते हैं कि भाई गैस्ट्रिन रिलीज़ करो, और ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज़ करो, और ज़्यादा गैस्ट्रिन से और ज़्यादा क्या होती है, इससे हाइपर सिक्रीशन होती है और म्यूकोजल डिफरेंट एम्पेयर हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि किस तरह से एच पाइलोरी इंड्यूस करता है गैस्ट्रिक अल्सर। साथ साथ ये अमोनिया डिफरेंट एंजाइम और टॉक्सिन को भी रिलीज़ करते हैं, जो कि आपके म्यूकोजल डिफेंस, म्यूकोजल बैरियर का जो है ना वो बेड़ा घर कर देते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी। अब दूसरा है एच पाइलोरी इंड्यूस ड्यूडेनल अल्सर, कि वो एच पाइलोरी जो है वो ड्यूडेनल अल्सर को कैसे करते हैं। तो बेटे जो गैस्ट्रिक ये क्या करता है, जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है ना ड्यूडेनल म्यूकोजा का, उसको क्या करते हैं, उसमें मतलब मेटाप्लेजिया हो जाता है। गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द ड्यूडेनल म्यूकोजा इन एक्सेस एसिडिटी। अब गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया हो गया ना, अब उसकी वजह से जो है नॉर्मल रिस्पॉन्स जो ड्यूडेनल म्यूकोजा का था ना, वो भी क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा एक्सेस एसिडिटी की वजह से। ठीक है, तो ये यही चीज़ है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और बाकी एच पाइलोरी कैन नॉट इन्फेक्ट नॉर्मल ड्यूडेनल म्यूकोजा, नॉर्मल ड्यूडेनल म्यूकोजा को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया से इस पर इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, तो इसको आप देख लो जिस तरह से मैं बता रही हूँ।
अच्छा, तो सबसे पहले गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर की एपिडेमियोलॉजी में बता दी। तो मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है ना पेशेंट में, वो ड्यूडनल अल्सर होता है, मोर कॉमन। ठीक है, तो मोर कॉमन ड्यूडनल है, तो लेस कॉमन क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर है। बाकी जो है डेवलपिंग वर्ल्ड में ये है मोर कॉमन, और जो डेवलप्ड हो गए हैं उसमें मोर कॉमन ये है। तो ये बात ना भी याद रखो, खैर है, बस ये याद रखना कि ड्यूडनल अल्सर मोर कॉमन है और गैस्ट्रिक लेस कॉमन है। ठीक है, ज़्यादातर पेशेंट में हम ड्यूडनल अल्सर को देखते हैं, और जो है इसमें जो है ना सेक्स प्रेडिलेक्शन है, लाइक ये मेल में ज़्यादा देखा गया है ड्यूडनल अल्सर ना, जबकि इसमें कोई सेक्स प्रेडिलेक्शन नहीं है। बाकी जो है इसकी एज जो है पीक एज, ये इंसिडेंट मतलब 50 ईयर्स में आपको देखा गया है पीक एज, जबकि ये जो है 25 से 30 ईयर में देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लो। अच्छा, और देखो ये लेस कॉमन है ना, लेस कॉमन मतलब कि मोर देन 50 ईयर के बाद या 50 ईयर पे ये अपेयर होता है गैस्ट्रिक अल्सर, तो इस वजह से ये मोर कॉमन है। और 25 और 30 लोगों में ये क्या है, अपेयर होता है, तो इस वजह से ये मोर कॉमन है। इस तरह से याद रख लो। ठीक है, बाकी इसकी एसोसिएशन ड्यूडनल अल्सर की एसोसिएशन होती है किससे, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया 1 से। ठीक है, इसकी एसोसिएशन होती है इसे, जबकि इसकी नहीं होती। और बाकी एच पावर इन्फेक्शन यहाँ पे 95 से 100% देखा गया है, और यहाँ पे 70% देखा गया है। ये चीज़ें ना भी याद रहे, एज तो याद रह जाएगी ना, जिस तरह से मैंने ट्रिक बताई है कि मोर देन 50, तो इस वजह से ये लेस कॉमन है, 25 तो ये मोर कॉमन है। ठीक है, ये और सेक्स प्रोटेक्शन मेल में होती है, इसमें कोई सेक्स प्रोटेक्शन, ये 3 बातें तो लास्ट में याद रख लो। लोकेशन, बस एक चीज़ याद रख लो कि जो ड्यूडनल अल्सर की लोकेशन है ना, वो क्या है, एंटीरियर पोर्शन, मतलब इसका जो है ना गैस्ट्रिक अल्सर की लोकेशन याद रखो कि लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम याद रखो। एंट्रम जो लास्ट पार्ट होता है ना स्टमक का, तो उसका लेसर कर्वेचर। ठीक है, और बाकी ड्यूडनल अल्सर का ये लार्जर होता है ड्यूडनल अल्सर से, ये वाला अल्सर ना गैस्ट्रिक अल्सर ये लार्जर होता है ड्यूडनल अल्सर से। द रेशो जो है वो 1:4 है। तो ये ना भी याद रखो, बेसिक याद रखो कि गैस्ट्रिक अल्सर लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम में देखा गया है, और जो ड्यूडनल अल्सर है वो ड्यूडनम में होता है। अब इंटीरियर पोर्शन में अगर ड्यूडनम अल्सर देखा जाए तो वो क्या होगा, वो परफोरेट कर सकता है। अगर पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम में अगर अल्सर हो तो वो ब्लीड कर सकता है। तो बस ये याद रख लो। ठीक है, कि एंटीरियर पोर्शन में क्या कर सकता है, परफोरेट कर सकता है, और पोस्टीरियर पोर्शन में होगा तो ब्लीड कर सकता है। ये 2 बातें यहाँ पे याद रख लो। और यहाँ पे जो है गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा बड़ा होता है ड्यूडनल अल्सर से, और लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम पे इसकी लोकेशन है। बाकी देखो मैलिग्नेंट पोटेंशियल मैंने पहले ही बताया था, जीआईटी में मेडिसिन में भी मैंने बताया था कि बेटे मैलिग्नेंट पोटेंशियल गैस्ट्रिक अल्सर में होती है, कि मतलब इन फ्यूचर गैस्ट्रिक अल्सर जो है मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ड्यूडनल अल्सर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें कोई मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता। पोटेंशियल मतलब कि मैलिग्नेंसी को कॉज करने का पोटेंशियल, तो इसमें होता है गैस्ट्रिक में, जबकि ड्यूडनम में नहीं होता। तो ये बात है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर देख लो, यहाँ पे जो है वही सेम क्लिनिकल फीचर है, बस एक चीज़ डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है कि ड्यूडनल अल्सर जब पेशेंट बोलेगा जब मैं खाना खाता हूँ ना तो मेरा पेन रिलीव हो जाता है खाना खाने के साथ, तो हम समझ जाएंगे कि ड्यूडनल अल्सर है। और अगर वो बोलता है कि खाना खाने से जो है मेरा पेन मजीद वर्स्ट कर जाता है, एग्रीवेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, तो मैं समझ जाऊँगी कि गैस्ट्रिक अल्सर है, क्योंकि पेन इज प्रेसिपिटेटेड बाय फूड इज गैस्ट्रिक अल्सर, पेन इज रिलीव बाय फूड इज ड्यूडनल अल्सर। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसमें ये मैंने डिफरेंस बताया है। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने डिफरेंस बता दिया। अच्छा, उसके अलावा बाकी सारे इनके ना सेम है कि नोजिया होगा, इंटरमीडिएट गैस्ट्रिक पेन होगा, दोनों में देखा गया है, और पेन रिलीव होता है एंटासिड खाने से, दोनों में। ठीक है, पेन साइक्लिक होता है, वेट लॉस एनोरेक्सिया होता है। ठीक है, दोनों में सेम है, लेकिन बस चीज़ क्या कहाँ डिफरेंट है कि जो खाने से पेन रिलीव होता है वो ड्यूडनल अल्सर है, और जो खाने से वर्स्ट हो जाता है वो गैस्ट्रिक अल्सर है। ये क्लिनिकल फीचर में डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, बाकी सारे क्लिनिकल फीचर सेम है। कॉम्प्लिकेशन देख लो बेटे, कॉम्प्लिकेशन जो है, कॉम्प्लिकेशन भी दोनों की सेम है। खुद देखो, जब एक अल्सर होगा और वो जो है ट्रीट नहीं होगा एक लंबे अरसे, तो वो ब्लीड करने लग जाएगा। तो ब्लीडिंग से क्या होगा, जब वो ब्लीडिंग होगी तो एक वक्त हो जाएगा कि उसे एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब इसमें कौन सा एनीमिया देखा गया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पहले ब्लीडिंग हुई, फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ, फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग से और अल्सर से परफोरेशन भी हो सकती है, कि वो अल्सर में होल भी हो सकते हैं, तो परफोरेशन होगी। और क्या होगा कि जब वो अल्सर अल्सर में बहुत ज़्यादा स्कार फॉर्मेशन या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से जो होगी ना, ब्लीडिंग से या फिर से, तो वो जो आउटलेट होगा जहाँ से मतलब गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कि जो आउटलेट है ना जहाँ से गैस्ट्रिक कंटेंट को ड्यूडनम में जाना है, वहाँ पे इतनी ऑब्स्ट्रक्शन होगी कि गैस्ट्रिक में जो स्टमक में जो है वो फूड वहीं के वहीं रखा रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, पास ही नहीं हो रहा वो फर्दर ना, स्कार फॉर्मेशन से, अल्सर की फॉर्मेशन से या ब्लीडिंग से वो गैस्ट्रिक आउटलेट फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने कि स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, पैसेज नहीं हो पाएगा सही से,
स्कारिंग एक पैसेज हो जाएगी, ठीक है, ब्लॉक कर देगा पैसेज को, और उस वजह से हम कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने देखो दोनों की कॉम्प्लिकेशन सेम है, क्लिनिकल फीचर सेम है, बस एक जो डिफरेंट था रिलीफ का कि रिलीफ बाय फूड इज ग्लूटेनल अल्सर, प्रेसिपिटेट बाय फूड इज गैस्ट्रिक अल्सर। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गैस्ट्रिक अल्सर की टाइप्स हैं, तो ये आप खुद पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस वजह से मैं छुड़वा रही हूँ। बाकी जो पेंसिल से लिखा है इसमें यही है कि इन्वायरमेंटल से एच पायलोरी हो सकता है, कोई जो है लो एंड हाई वो हो सकता है, मतलब सोशो इकोनॉमिक डाइट की वजह से हो सकता है कि जो है लाइक जैसे मैंने कहा था ना कि जो स्पाइसी फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा उनकी वजह से, या जो बाहर जाके वो कचौरियाँ और वो सारी चीज़, उसमें पता नहीं, आपको नहीं पता कि वो कैसा पानी यूज़ कर रहे हैं और उनकी वो किस तरह से जो है अपना मतलब हाथ साफ़ कर रहे हैं सही से या नहीं, ठीक है, और वो जो पानी है वो कैसा है, मैं भी गटर वाला ना डाल दिया हूँ तो सॉरी, लेकिन पानी देखो वो जो चटनी और वो सारी चीज़ें जो डलती है ना, अब वो पता नहीं किस तरह से वो पकाई गई है, किस पानी में पकाई गई है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो वही कह रहे हैं कि एच पायलोरी इन्वायरमेंटल और जेनेटिक्स है, हो सकता है। ये आपको जीआईटी मेडिसिन में याद होगा, मैंने कहा था कि ब्लड ग्रुप ए वालों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेप्टिक अल्सर हो सके, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप बी है। मैंने वहाँ पर ये बात इस वजह से बताई थी ताकि आप लोग को ये ए और बी में पता चल सके, ठीक है। कुछ बातें मैं ऐसे कहती हूँ ताकि आपके फ़ायदे के लिए, ताकि आप लोगों को एट द एग्जामिनेशन हॉल भी वो चीज़ क्लिक कर जाए माइंड को, ठीक है। अच्छा, फैक्टर जो है वही पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और पर्नीशियस एनीमिया किस वजह से होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि पैराइटस सेल्स जो है इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर जब नहीं होगा तो क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया ये पेशेंट को होगा ना, बस खैर बाकी यही चीज़ है। अच्छा, डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन में देख लो, जो गैस्ट्रोड्यूनोस्कोपी है ना वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। बाकी एच पायलोरी टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैंने जीआईटी मेडिसिन में अगर आपको याद होगा कि मैंने वहाँ पे एच पायलोरी टेस्टिंग बताई थी कि नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। नॉन इन्वेसिव में सीरोलॉजी आता है और क्या आता है, यूरिया ब्रेड टेस्ट भी था, और एंडोस्कोपी बायोसी ये इन्वेसिव है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना बिल्कुल एक चार्ट सा बना था। मेरे पास यहाँ पे मेडिसिन्स मुझे उठना पड़ेगा और ये मेरे हाथ में मोबाइल, तो वीडियो जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप खुद देखना जीआईटी मेडिसिन में पेप्टिक अल्सर के पोर्शन में मैंने जो है, या आपके पास मेडिसिन की बुक होगी तो आपके पास होगा कि इन्वेसिव के मैंने नॉन इन्वेसिव का अलग 3 बताया था और इन्वेसिव का अलग। सीरोलॉजी क्या है, नॉन इन्वेसिव है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें ये इनिशियल डायग्नोसिस है जिसमें पता चल जाता है, यूरिया ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, और ये हमें बता देता है कि इन्फेक्शन जो है वो एक्टिव है या नहीं है, और रैपिड यूरियस ऐसे करवा देते हैं क्योंकि यूरियस एंजाइम वो प्रोड्यूस करता है ना, तो इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और एंडोस्कोपी बायोप्सी ये एक इन्वेसिव है क्योंकि कैमरा डाल के अंदर चेक करना पड़ता है, और ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ये आपने याद रखना है। बेस्ट इनिशियल सीरोलॉजी क्या कह रही हूँ मैं, ठीक है। ये सीरोलॉजी है जिसे हम इलाइजा टेस्ट कहते हैं, और एंडोस्कोपी बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपकी डायग्नोसिस पैथोजेनेसिस होगी। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा, हम क्या करेंगे, स्मोकिंग की वजह से भी हो रहा था ना, तो हम बोलेंगे अगर आप स्मोक करते हो तो स्मोकिंग छोड़ दो, और बाकी हम उसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिफिकेशन को कम करते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है, ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ये क्या हो जाता है कि वो इनहिबिट हो जाता है और HCl की प्रोडक्शन कम हो जाती है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करता है कि हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है, हिस्टामिन का पैराइटल सेल पे जो एक्ट होता है ना उसको ब्लॉक कर देता है ताकि HCl की सिक्रीशन ही ना हो। ये काफ़ी दफ़ा मैं आगे भी बता चुकी हूँ, इस वजह से बार बार बता रही हूँ ताकि आपके ना वर्बली हो, अगर ऑस्की में भी इसका एक्शन आता है तो आप बता सको, क्योंकि आप बोलोगे कि इसको ना हम ये देते हैं, आप कौन सी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हो, तो आप यही 2 मेडिसिन बोलोगे। फिर आगे से अगला जो एग्जामिनर का क्वेश्चन होगा वही होगा, बेटा ये क्यों देते हैं, क्या एक्शन है इसका, तो फिर बताना है आपने, ठीक है। और बाकी H2 रिसेप्टर में सिमिटिडीन वो सारी चीज़ें, सिमिटिडीन जो है ना वो क्या कहते हैं मेल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन मेल, जिसे हम वो पता नहीं क्या गाइनोकोमेस्टिया, हाँ, सिमिटिडीन करवाता है। वो मैंने जीआईटी मेडिसिन में आपको बताया था, मुझे याद इस वजह से क्योंकि रिसेंटली मैंने पढ़ाया है ना, तो आप लोग भी बार बार पढ़ने से, बार बार वॉइस करने से याद हो जाएगा आपको। बाकी एच पायलोरी एरेडिकेशन थेरेपी करते हैं हम, ठीक है।
इसमें क्या करते हैं हम कि ये जो है, अच्छा इसमें ये होता है कि इसमें एनसेड और ये स्टोमल अल्सरेशन जो होती है, इसमें बस ये होता है कि पेप्टिक अल्सरेशन में आपने ये रेजिमेंट जो मैंने बताए थे ना कि ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रपल थेरेपी दोनों 14 डेज़ के लेते हैं। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर तो आपने मस्ट देनी है। इसके साथ ट्रिपल थेरेपी में 2 और एंटीबायोटिक, मेट्रोनाइडोजोल और क्लेरोथोमाइसिन, ठीक है, ये 2 लाजमी देनी है। तो ये 3 हो गए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, मेट्रोनाइडोजोल और क्लेरोथोमाइसिन। तो ये ट्रिपल थेरेपी 14 दिन के लिए देनी है। या आप क्वाड्रपल थेरेपी देखो जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो भी 14 दिन के लिए देनी है, लेकिन उसमें 4 होती हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, एक बिस्मुथ होता है। मैंने कहा था बिस्मिल्लाह से शुरू करना क्वाड्रपल, तो बिस्मिथ, ठीक है, बिस्मिथ और प्रोटॉन और 2 और एंटीबायोटिक वही सेम मेट्रोनाइडोजोल और क्लेरोथोमाइसिन। तो इसमें 4 होती है, क्वाड्रपल 4 है ना। और बाकी एंटीसिकेटिव एजेंट दे सकते हो, ठीक है, सेक्राइलफेल्ड, एंटीसेड, प्रोस्टाग्लैंडिन, H2 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये सारी जो है एंटी सिक्रेटरी एजेंट जो कि सिक्रेशन को कम करती है इस सेल की। अच्छा उसके बाद आ जाओ कि ये जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होता है ड्यूडेनल अल्सर का, वो किस तरह से होता है। अच्छा इसमें ये है कि हम जो है ड्यूडेनल अल्सर जो होता है ना, वो अफेक्ट करता है सेव द ड्यूडेनम फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। मैंने बताया था ना कि गैस्ट्रिक की वजह से जो डैमेजिंग इफेक्ट है ना गैस्ट्रिक, तो उसकी वजह से जो ड्यूडेनम पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम किस तरह से ड्यूडेनम को किस तरह से सेव कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है वहाँ से एसिड आ रहा है ना ड्यूडेनम में जो कि उसका इफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक एसिड ही फैक्ट्री है एसिड की, तो हम डाइवर्जन कर देंगे एसिड की, ठीक है, अवे फ्रॉम ड्यूडेनम, ताकि ड्यूडेनम को सेव किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से कर देंगे कि ताकि एसिड पहुँचेगी ना ड्यूडेनम तक और वो सेव रह सके वो पार्ट। बाकी क्या करेंगे, वो जो सिक्रेटरी पोर्शन है ना स्टमक का, उसमें वेगोटमी कर सकते हैं कि जो वेगस नर्व को उसको हम वो कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। और एंट्रेक्टमी कर सकते हैं। एंट्रम वाले पार्ट से गैस्ट्रिन सिक्रीट हो रहा था ना, तो उसी पार्ट को हम रिलीज़ कर दे, तो गैस्ट्रिन नहीं होगा तो HCl की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा और कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत, ये तो हम दोनों कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने रास्ता भी वो कर दिया और ये भी कर दिया, ठीक है। ये ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या है, मैलेग्नेंसी, ये क्योंकि आपको पता है कि गैस्ट्रिक अल्सर मैलेग्नेंसी से रिलेटेड है, तो हमने जो है इसकी रिमूवल ऑफ अल्सर करना होता है। अच्छा अब देखो बिलरोड 2 ऑपरेशन जो होता है ना, ये आपका किस में परफॉर्म होता है, ये आपका ड्यूडेनल अल्सर में होता है, बिलरोड 2 ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो गैस्ट्रेक्टमी रिमूवल ऑफ स्टमक कर दिया जाता है, यूजुअली डिस्टल 2/3 वाला, ठीक है, जिसमें एंट्रम वाला पार्ट भी आ जाता है। और वो फिर एंट्रम जब नहीं रहेगा तो गैस्ट्रिन सेल्स नहीं रहेंगे, गैस्ट्रिन सेल्स नहीं, जी सेल्स नहीं रहेंगे, तो जी सेल्स नहीं होगी तो गैस्ट्रिन भी नहीं होगा, गैस्ट्रिन नहीं रिलीज़ होगा तो HCl की प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से रिमूवल ऑफ स्टमक गैस्ट्रेक्टमी कर दो, और या उसके बाद गैस्ट्रोजिनोस्टमी कर दो, मतलब गैस्ट्रिक को एनास्टोमेसिस कर दो स्टमक को, किससे, जूजनम से, ठीक है। मतलब गैस्ट्रिक जो बाकी रह गए हैं ना, गैस्ट्रिक डिस्टल टूटा तो आपने रिमूव कर दिया, और जो बाकी गैस्ट्रिक का अपर थर्ड रह गए ना, उसको आपने जूजनम से कनेक्ट कर दिया। और जो ड्यूडेनल वाला पार्ट था ना, वो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट था, उसको आपने स्टम से क्लोजर कर दी उसकी, ठीक है। तो ये है कि बिलरोड 2 में हम किसके लिए करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजर ऑफ ड्यूडेनल स्टम, ठीक है। जो ड्यूडेनल स्टम है उसको आपने क्लोजर कर दिया। ऑपरेटिव मोटिलिटी याद पढ़ लो, याद नहीं रहेगा, मुझे तो नहीं याद ही रहेगा, तो आप लोग पढ़ लो, तो पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो तो पढ़ लो, ठीक है। तो बिलरोड 2 ऑपरेशन में मैंने बताया था गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं हम, गैस्ट्रेक्टमी कर दी, और बाकी जो बचा स्टमक का पार्ट है उसको जीजम से कनेक्ट कर दिया, नस्टोमोस कर दिया, मतलब कनेक्शन करवा दिया, और जो ड्यूडेनम था ना उसको हमने क्लोजर कर दी उसकी। तो ये बिलरोड 2 ऑपरेशन है, ठीक है, जो कि हमने ड्यूडेनल अल्सर में करना होता है। अच्छा इसके अलावा भी है, अच्छा ये भी जो है ना मैं ऊपर से पढ़ाऊँगी, चाहो तो खुद पढ़ लेना। देखो ट्रंकल वेगोटमी होती है और ड्रेनेज होता है। वेगोटमी क्या होती है कि हमने वेगस नर्व को कट करना होता है। ट्रंकल का मतलब ये है कि आपने जो है ना उसका जो कट करना है, जो ट्रंक है ना, जो मेन ट्रंक है, बोथ राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व का ना, उसको ट्रंकल वेगोटमी मतलब कि आपने ट्रंक से उसको कट करना है, ठीक है, कि परफॉर्म बाय डिवीजन द राइट लेफ्ट वेगस नर्व, ठीक है, उससे वहाँ पे कट करना है, नाम में ही काम है, बस मैंने बता दी। वेगोटमी कटिंग द नर्व, और ट्रंकल मतलब ट्रंक साइड पे आपने मेन ट्रंक को कट करना है जहाँ से वो बोथ राइट एंड लेफ्ट पे जा रही होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना है कि जब आप इसको करोगे ना, अब आपको पता है कि वेगस नर्व का क्या काम होता है कि वो स्टिमुलेट करती है एसिड को ना, एसिड प्रोडक्शन को। तो इस वजह से हमने इसको कट किया है वेगस नर्व को, ताकि वो स्टिमुलेट ना कर पाए, ठीक है, इस वजह से किया है। और बाकी जो है इसमें क्या है याद रखने वाला कि इसकी वजह से क्या होता है कि गैस्ट्रिक स्टेसिस हो जाती है, ठीक है, विच इज़ एड्रेस बाय परफॉर्मिंग ड्रेनेज प्रोसीजर। अच्छा अब क्या होगा कि जब आपने उस चीज़ को कट कर दिया तो आपने साथ में गैस्ट्रोजुजोनोमी करनी होगी, ठीक है, ताकि क्या हो सके,
ठीक है। तो मैंने कहा कि फिर ये रिड्यूस एसिड आउटपुट कर देता है 50% और फिर ये गैस्ट्रिक स्टेसिस, इसके नतीजे में गैस्ट्रिक स्टेसिस हो सकती है ना। तो फिर हमने क्या करना है, क्योंकि ड्यूडनल अल्सर का पढ़ रहे हैं ना, तो जब हमने वेगस नर्व को किया और जो कि स्टिमुलेट कर रही थी एसिड को, तो अब क्या होगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होगा उसका स्टेसिस हो सकती है। तो फिर हमने गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी कर दी, ठीक है, ताकि जो है ना उसको जिस तरह से हमने बिलोड 2 में किया था गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी, तो सेम हमने इसमें भी किया। और पाइलोरोब्लास्टी इसे कहते हैं कि जो पाइलोरस स्टमक होता है ना, उसको हमने कट किया और फिर रूसोचर किया। कट इस तरह से किया कि हमने उसको ना देखो लॉन्गिट्यूडनली कट किया और उसके बाद जब हमने उसको सूचर किया ना दोबारा से, तो उसको हमने ट्रांसवर्ली क्लोज किया, ठीक है, इस तरह से। सॉरी, हमने कट जो है लॉन्गिट्यूडनली किया है इस तरह से, और उसको क्लोज किस तरह से किया है, ट्रांसवर्ली, ठीक है, इस तरह से क्लोज कर दिया। और इसका मतलब इसका क्या होगा, ताकि जो पाइलोरस स्फिंक्टर है ना वो रिलैक्सेशन हो सके और वाइडनिंग हो सके, किसकी, पाइलोरस स्फिंक्टर इन द ड्यूडनम में, ठीक है। तो ये इसका वो है, काम है। अच्छा, और ये जो है ना हाईली सेलेक्टिव वेगो, अब देखो ये ट्रंकल वेगोटमी थी और ये हाईली सेलेक्टिव मतलब ये किसके लेवल पे की जाती है, पैराइटल सेल के लेवल पे, इस वजह से इसे पैराइटल सेल वेगोटमी भी कहा जाता है। वही डीनर्वेशन हो जाती है वेगस नर्व की, ठीक है। अजान हो रही है, सॉरी बेटा, आसान हो रही थी तो मुझे स्टॉप करना पड़ा। देखो इन शॉर्ट आपने ड्यूडनल अल्सर में मैंने आपको पहला जो है बिलरोड 2 ऑपरेशन बताया, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, गैस्ट्रेक्टमी की, मतलब जो डिस्टल 2/3 पार्ट था उसको रिमूव किया, और फिर हमने क्या किया, गैस्ट्रिक जो रिमेनिंग था ना गैस्ट्रिक का पार्ट, उसको जीजनम से कनेक्ट कर दिया, और जो ड्यूडनल वाला पार्ट था उसको क्लोजर कर दी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बिलरोड 2 बताया। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि बेटा ट्रंकल वेगोटमी होती है। वेगोटमी मतलब अपने नर्व को काटना, ठीक है। वेगस नर्व क्या करती है, स्टिमुलेट करती है ना एसिड प्रोडक्शन को, तो आपने उसको कट कर दिया। और यहाँ पे ट्रंकल वेगोटमी, इसका मतलब आपने जो मेन ट्रंक वाला वेगस का जो मेन ट्रंक है ना, जैसे राइट और लेफ्ट में वो डिवाइड हो जाती है, तो आपने मेन ट्रंकल वाली पार्ट में ट्रंकल वेगोटमी कर दी। और साथ में फिर उसकी ड्रेनेज के लिए भी आपने रास्ता निकाला, किस तरह से, जब आपने ट्रंकल वेगोटमी की वो तो आपने कर दी, उसकी वजह से रिड्यूस हो गया एसिड ना 50%। और फिर क्या हुआ, गैस्ट्रिक स्टेसिस के इसके नतीजे में क्या होता है कि गैस्ट्रिक स्टेसिस हो जाती है। तो उसको करने के लिए आपने क्या किया, गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी कर दी, ठीक है। मतलब ड्यूडनम में तो अल्सर है ना, तो आप या तो गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी कर दो, या इसके साथ या तो गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी कर दो जिससे आपने बिलरोड 2 में किया था, ठीक है। या फिर आप क्या करो कि पाइलोप्लास्टी कर दो। अब पाइलोप्लास्टी मैंने, ये तीसरा पार्ट है ना स्टमक का, पाइलोरस वाला, तो पाइलोरस जो होता है ना, आपने उसमें कट लगा देने, और कट इस तरह से लगाने लॉन्गिट्यूडनली, इस तरह से आपने कट लगाने, और उसके बाद फिर रीसूचर करना है उनको हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपने पहले कट लगाए, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली, फिर दोबारा से क्लोज कर दिया। इससे ये होगा कि रिलैक्सेशन और वाइडनिंग हो जाएगी। जो पाइलोरस पार्ट होगा ना स्टमक का तीसरा वाला, उसमें जब रिलैक्सेशन और वाइडनिंग हो जाएगी स्फिंक्टर की, पाइलोरस स्फिंक्टर की, वो डायरेक्टली ड्यूडनम से वो हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप ये करवा लो, पायरोप्लास्टी करवा लो ट्रंकल वेगोटमी के साथ, या आप ट्रंकल वेगोटमी के साथ गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी करवा लो, ठीक है। तो अगर मैं होंगी तो मैं तो गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी करवाऊंगी, ठीक है। तो वैसे ही मैंने बता दिया। अच्छा, और दूसरा है हाईली सेलेक्टिव वेगोटमी। हाईली सेलेक्टिव वेगोटमी वही कि कटना करना है नर्व। अब वहाँ पे ट्रंकल पे था, ट्रंक पे हमने वेगोटमी की थी। यहाँ पे हाईली सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव पार्ट में हो रही है, पैराइटल सेल हो रही है, पैराइटल सेल के लेवल पे वेगोटमी हो रही है, तो इस वजह से ये हाईली सेलेक्टिव है, ठीक है। बाकी वही सारी चीज़ें कि जब उस लेवल पर होगी तो शायद से बात है पैराइटल सेल की जो सप्लाई ऑफ मास है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। और बस यही है। और उसमें फिर मैंने बताया था कि इंटेंसिक फैक्टर ये सीक्रेट करता है और एसिड प्रोडक्शन करता है, तो इंटेंसिक फैक्टर भी डिफेक्ट हो जाएगा। इंटेंसिक फैक्टर जो है आपके B12 के लिए ज़रूरी है, तो जब B12 के लिए आपके लिए वो ज़रूरी है तो एनीमिया हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें फिर हम देखेंगे आगे कॉम्प्लिकेशन में। अच्छा, तीसरा है कि ट्रंकल वेगोटमी, जिस तरह से मैं पहले देखा था, लेकिन उसके साथ आप एंट्रेक्टमी भी कर सकते हो, ठीक है। एंट्रेक्टमी क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट पार्ट होता है ना स्टमक का, एंट्रम वाला, जिसमें G सेल्स होते हैं, और G सेल गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करते हैं, और गैस्ट्रिन फर्दर एसिड प्रोडक्शन को जो है करता है। तो आपने क्या करता है, इस वजह से एंट्रेक्टमी कर दी कि ट्रंकल वेगोटमी के साथ आपने क्या कर दी, एंट्रेक्टमी कर दी। मतलब एंट्रम जो स्टमक का एंट्रम वाला लास्ट पार्ट है उसको रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक एंट्रम, जिससे गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हो रहा था और फर्दर एसिड की प्रोडक्शन को आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है। बाकी ट्रंकल वेगोटमी तो वही जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है। अब ये जो है ये करने के बाद आप एनेटमी रिक्वायर करता है रिकंस्ट्रक्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटिन्यूटी रिक्वायर्ड। अब आपने एंट्रम रिमूव कर दिया ना ट्रंकल वेगोटमी के साथ, आपने एंट्रेक्टमी भी कर दी, मतलब एंट्रम जो लास्ट पार्ट था स्टमक का उसको भी आपने रिमूव कर दिया। तो आप क्या करोगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटिन्यूटी कैसे लाओगे, लास्ट पार्ट तो वही था, तो उसकी कंटिन्यूटी लाने के लिए आप बिलरोथ 1 प्रोसीजर में क्या करोगे, बिलरोथ 1 किस में होता है, गैस्ट्रिक अल्सर में होता है, उसको आप गैस्ट्रोड्यूडनमी कर दोगे, मतलब डायरेक्ट गैस्ट्रिक को जो रिमेनिंग जो पार्ट था ना उसको ड्यूडनम के साथ आपने कर देना है। और बिलरोथ 2 किस में किया था, हमने ड्यूडनल अल्सर में किया था, जिसमें ड्यूडियम पार्ट में अल्सर था, तो उसमें हमने गैस्ट्रोड्यूडनमिस्टिक की थी, ठीक है। तो ये चीज़ है।
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह से हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटिन्यूटी फिर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि एंट्रम तो एंट्रम तो हमने रिमूव कर दिया एंट्रेक्टमी में। तो अब जो बाकी बचा है ना गैस्ट्रिक का पार्ट, अगर वो गैस्ट्रिक अल्सर है तो गैस्ट्रिक अल्सर में हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं, बिलरोथ 1, तो जाहिर सी बात है गैस्ट्रोड्यूडमी करेंगे। और अगर वो ड्यूडनल अल्सर का केस है तो उसमें बिलरोथ 2 प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें हम ड्यूडनम फिर हम क्या करेंगे, गैस्ट्रोड्यूडमी कनेक्शन करेंगे। तो ये चीज़ है, बाकी ऑपरेटिव मोटेलिटी इसको छोड़ दो। तो मैंने आपको सारे सर्जिकल पॉइंट बता दिए ड्यूडनल अल्सर के, ठीक है, और ये गैस्ट्रिक अल्सर में भी आप अप्लाई कर सकते हो ये वाला। अच्छा, उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें बिलरोथ 1 प्रोसीजर करते हैं सेम, जो आपने डिस्टल स्टमक को रिमूव किया, गैस्ट्रेक्टमी की, उसके बाद आपने क्या किया, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी कर दी, मतलब जो स्टमक का पार्ट अफेक्टेड था उसको तो आपने रिमूव कर दिया, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट था उसको ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया, तो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी कर दिया आपने, एनास्टोमोस कर दिया स्टमक को ड्यूडेनम से। तो ये बिलरोथ 1 प्रोसीजर में करोगे, ठीक है, ये याद रखना, बिलरोथ 1 प्रोसीजर फॉर गैस्ट्रिक एसिड के लिए, और ड्यूडेनम ठीक है, इस वजह से तो आपने गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी की है, इसी में बच्चे परेशान हो जाते हैं। और बिलरोथ 2 इज़ फॉर ड्यूडनल अल्सर, मतलब ड्यूडनम अफेक्टेड है, ड्यूडनम में अल्सर है, तो आप गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी करोगे, तो इस तरह से याद रखो, ठीक है। अच्छा, ये दिखाया हुआ भी है इन्होंने, ठीक है, देखो आप मुझे देख के बताओ कि कौन सा बिलरोथ 1 है, कौन सा बिलरोथ 2 है। तो बेटा ये बिलरोथ 1 है, ये बिलरोथ 1 है, ये गैस्ट्रिक अल्सर, बिलरोथ 1 हम गैस्ट्रिक अल्सर में करते हैं। अब देखो हमने गैस्ट्रिक एसिड का जो डिस्टल स्टमक था उसको तो रिमूव कर दिया, गैस्ट्रेक्टमी कर दी, उसके बाद हमने क्या किया, जो रिमेनिंग पार्ट था ना स्टमक का, उसको हमने ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया। देखो इस तरह से सूचरिंग कर दी, नजर आ रही है सूचरिंग, तो ये गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी है। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी, गैस्ट्रेक्टमी करने के बाद हमने गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी कितने की, बिलरोथ 1, तो ये बिलरोथ 1 प्रोसीजर है, ठीक है। और ये क्या है, ये 2 वाला है, क्योंकि हमने डिस्टल पार्ट को रिमूव करने के बाद स्टमक का गैस्ट्रेक्टमी करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ड्यूडेनम तो अफेक्टिव है ना, बिलरोथ 2 है ये, बिलरोथ 2 हम ड्यूडेनल अल्सर में करते हैं, तो ड्यूडेनम तो अफेक्टेड है तो हम गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टी करेंगे, ठीक है। तो ये बिलरोथ 2 है। तो आई होप कि आप लोगों ने डायग्राम से समझ लिया हो, क्योंकि ये आपको उसकी में भी दिखा सकते हैं, बेटे ये कौन सा है, बिलरोथ 1 है, बिलरोथ 2 है, तो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, ठीक है, जबकि मेरी यहाँ पे हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक तो ऊपर पे एक्चुअली मेरे पास माइक है, लेकिन वो माइक को कैमरे से कनेक्ट करना ही नहीं आ रहा कि जिससे मेरी वॉइस ना साफ़ आए, तो वो कनेक्ट नहीं करना आ रहा है, इस वजह से मैं मोस्टली जो है फ़ैन ऑफ़ कर देती हूँ, ताकि आपको जो है मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आए। वरना अगर फ़ैन ऑन होता है तो बिल्कुल एक पीछे ना अजीब सी आवाज़ चल रही होती है फ़ैन की। अब मेरे पास वो माइक तो है, लेकिन कनेक्ट करने का मुझे आ ही नहीं रहा, काफ़ी दफ़ा मैंने कोशिश की लेकिन नहीं आ रहा, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, खैर ऐसे ही बनाओ। और बाकी स्टैंड भी है मेरे पास, लेकिन लगाने का टाइम नहीं है, तो बस यार दुआओं में याद रखना, मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग की दुआओं की नीड है मुझे, और लिटरली अभी मेरी हिम्मत ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि कॉम्प्लिकेशन हो जाए ना तो आपका पेप्टिक अल्सर का हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, हिम्मत अल्लाह मुझे दे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज़, अब पेप्टिक अल्सर डिसीज़ सर्जरी हमने कर ली, अब उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि रिकरेंट अल्सरेशन हो सकती है, ठीक है, रिकरेंट अल्सरेशन हो सकती है कि जो है क्या होगा कि आफ्टर मील जो है वो स्टमक को वो करेगा। अच्छा, इसमें ये है कि रिकरेंट अल्सरेशन तो समझ आ गई, ये ईजीएस्ट कॉम्प्लिकेशन है टू ट्रीट, जिसको हम मतलब ट्रीट कर सकते हैं अब आसानी। लेकिन इसमें गैस्ट्रोकॉलिक फेस्चुला ये होता है कि एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है। देखो गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक, कॉलिक मतलब कोलोन वाला पार्ट जो है, तो गैस्ट्रो कोलोन में एक एबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप हो जाता है ट्रांसफर कोलोन में ना, तो उसकी वजह से जो है ना वो कह रहे हैं कि फीसिस वोमिटेड आती है, इस तरह की ना, पूप्स इन स्टमक हो जाता है वो, तो इस तरह की जो है ना, मतलब जो जब उसमें जाहिर सी बात है जब गैस्ट्रोकॉलिक फेस्चुला होगा, एबनॉर्मल कनेक्शन होगी गैस्ट्रिक और कॉलिक में, तो क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक का जो कोलोन का जो है ना वो पूप सट कर जाएगा स्टमक में, और फिर उससे जो वोमिट होंगी ना फीसेस लाइक होगी, ठीक है, बहुत गंदी और सड़ी हुई, ठीक है, वैसे होगी। तो ये चीज़ है, तो इसको बस पढ़ लो, मैंने इसमें है तो मैंने बता दिया, बाकी आप सिर्फ ये भी याद रख सकते हो। और उसके अलावा जो है सीवियर डायरिया हो सकता है आफ्टर मील, कि जैसे वो खाना खाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी के बाद ये कॉम्प्लिकेशन है ना, तो और ये ट्रीट हो, रैपिड ऑनसेट होगा, सीवियर वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगी, वोमिटिंग इन फॉर्म फेसेस, देखिए वोमिटिंग जो है ना वो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे फॉर्म फीसेस में हो रही है, जिस तरह मैंने इस वजह से हो रहा है, फेस्चुला की वजह से हो रहा है। और बाकी ये सिटी स्कैन है, ओरल कंटेंट खुद पढ़ लो, इतना कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, स्मॉल स्टमक, ये एक चीज़ थी तो मैंने बता दी। अच्छा, स्मॉल स्टमक सिंड्रोम में ये है कि देखो इसका मतलब है कि कोई फुल हो जाना, मैंने यहाँ पे पेंसिल से भी लिखा है, स्मॉल स्टमक सिंड्रोम मतलब बहुत जल्दी वो फुल हो जाएगा। सटाइटी का मतलब ये है कि पेशेंट फील फुल वेरी फास्ट, मतलब ये जो है ना पेशेंट जब खाना खाएगा ना तो उसे ऐसा लगेगा वो खाना ना वो मतलब ऐसा लगेगा कि वो
वो तो स्लो स्लो जा रहा होगा, लेकिन उसे ऐसे लग रहा है कि शायद मैंने बहुत खा लिया, इस वजह से मेरे पेट में जगह नहीं है। तो इस तरह से उसे फीलिंग आएगी। जबकि वो क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब ये चीज़ ना थोड़ा सा टाइम लेती है, और ये फिर ऑपरेशन की कोई नीड नहीं होती। मतलब ये आफ्टर ऑपरेशन ऐसा होता है कि वो थोड़ा खाएगा और वो उसके ऐसा लगेगा कि वो दोबारा उसके मुंह में आ रहा है, ठीक है। वो फिर समझेगा कि शायद मैं फुल हो गया हूँ, ठीक है, पेशेंट ऐसा समझेगा। तो इस वजह से मैंने लिखा है कि क्विक फुल कहते हैं स्मॉल स्टमक सिंड्रोम, और ये वक्त के साथ सही हो जाता है, ठीक है ये। और बाकी क्या है, बाइल वोमिटिंग ये होती है, बाइल जो है आपको पता है कि ड्यूडेनम में वो सिक्रेट हो रही होती है। अब ड्यूडेनम से स्टमक में आ जाती है, और स्टमक से फिर क्या हो जाएगी, वोमिट कर देगा पेशेंट, ठीक है। तो बाइल वोमिटिंग इस वजह से मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको जो है ना ये होता है ट्रीटमेंट इसका कि हम गैस्ट्रेक्टमी कर दो। गैस्ट्रेक्टमी किस तरह से, और लाइक ये जब होता है ना कि जब गैस्ट्रेक्टमी कर देते हो और डायरेक्ट उस रिमेनिंग पार्ट को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर देते हो ना, ये तब होता है गैस्ट्रेक्टमी में बताया था ना कि जब हम वो करते हैं, एक तो अपने डिस्टल पार्ट रिमूव कर दिया और रिमेनिंग पार्ट को हमने फॉर एग्जांपल ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया। अब ड्यूडेनम से बाइल जो है फ़ौरन स्टमक में आ रहा है, और पेशेंट वोमिट कर रहा है, तो उसमें भी हमें मिल रहे हैं बाइल के ना। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमने डाइवर्शन करनी है, ठीक है, रॉक्स एंड वाई डायरेक्शन करनी है। अब ये क्या होता है, ये ऐसा होता है कि आपने ना ये वाई है ना, देखो वाई तो समझ आ रहा है ना। अब ये वाई है, ठीक है, इसको मैं उल्टा बना रही हूँ। अब आपने क्या कर देना है कि एक लंबा रास्ता फूड की एंट्री के लिए ड्यूडेनम के लिए छोड़ देना। ये जो लंबा रास्ता है ना, ये फूड की एंट्री के लिए है, और ये इस तरह से ना, ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम में आ रहा है, और ये बाइल के लिए है, ठीक है, छोटा रास्ता। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं किस तरह बाइल को स्टमक में आने से, और फिर वो वोमिटिंग में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो बाइल वोमिटिंग को हम इस तरह से वो कर सकते हैं। बाकी फॉर डिटेल आप जो है गूगल पे सर्च करना, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है कि ये आपका स्टमक है, और ठीक है, पता नहीं कैसे बना रही हूँ मैं, और ये आपकी जो स्मॉल मतलब ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमने ये उसकी ना डाइवर्जन कर दी। जो बाइल डायरेक्ट जा रहा था ना, उसकी इस तरह से हमने डाइवर्जन की, उसके पाथ को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 पाथ कर दिए। एक फर्स्ट लेन कर दिया जिसमें सिर्फ फूड आ रहा है ड्यूडेनम में, और दूसरा लेन सिर्फ बाइल के लिए है। तो इस तरह से बाइल जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा स्टमक में जाने से, ठीक है। रॉक्स एंड वाई डाइवर्जन कहते हैं, जो कि बेस्ट होती है इसके लिए, बाइल वोमिटिंग के लिए। बाकी ये कह रहे हैं कि अगर आपने गैस्ट्रो एंट्रोस्टमी की है, ठीक है, तो उसमें फिर आपने क्या करना होगा, पाइलोप्लास्टी करनी होगी, ठीक है। वही जैसे मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल कट लगाने, उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल जोड़ देना है, ठीक है। बस इसको छोड़ दो। फॉलोइंग पाइलोप्लास्टी में भी आपने क्या एंट्रेक्टमी भी करवानी है, मतलब पाइलोप्लास्टी में भी एंट्रेक्टमी और रॉक्स उसमें भी वो करनी है। बस इसको छोड़ दो, जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी, बाकी एक ही चीज़ है। अच्छा, अर्ली डंपिंग और लेट डंपिंग क्या होती है? देखो, अर्ली डंपिंग ये होती है कि 30 मिनट के बाद जो है ना, ये ऐसा होता है कि पेशेंट को ना एपिगेस्ट्रिक फुलनेस होगी, साथ में स्वेटिंग, लाइट हेडनेस, टैकीकार्डिया, कॉलिक और डायरिया होगा। और क्यों होगा? पेशेंट जो है ना, मतलब ये कहेगा कि मतलब खाने 30 मिनट के बाद उसे वेस्कुलर सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। वेस्कुलर सिस्टम यही कि टैकीकार्डिया, डायरिया, ये सारी चीज़ें। और बाकी इसमें यही है कि ये रिलेशन टू मील के साथ है कि खाना खाने के बाद ना, वो जैसे खाना खाएगा उसे लग रहा होगा कि बस वो फुल हो गया है। मतलब क्यों? क्योंकि खाना डायरेक्ट आपने तो एक तो गैस्ट्रेमिक कर दी है, ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आपने कनेक्ट कर दिया है, तो जूजनम से या ड्यूडेनम से, जो भी आप करो। अब उसमें डायरेक्ट खाना डम करके गिर रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक्स में डम और फिर डम करके नीचे बढ़ता जा रहा है, मतलब अर्ली डंपिंग हो रही है। तो उसकी वजह से उसे एपिगेस्ट्रिक फुलनेस फील हो रही होगी कि मैं बहुत फुल हो गया हूँ, ठीक है, मतलब मुझसे वो मज़ीद जो है। और आपने कुछ देखा होगा, कुछ लोग जो होते हैं ना, शादियों में खड़े होकर खा रहे होते हैं और खा के घूम रहे होते हैं, बहुत अजीब लग रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो एपिगेस्ट्रिक फुलनेस की वजह से वो जो थोड़ा खाते फिर वो घूमते हैं, तो अर्ली डंपिंग ये इस तरह से हो रही होती है, मतलब ये चीज़ है, बाकी छोड़ दो। अच्छा, बाकी वही कह रहे हैं कि ये इसके अच्छा ये होता है कि इस तरह से कि जब वो खाना खाता है ना, तो बाउल जो है, स्मॉल बाउल फिल हो जाता है फूड स्टफ से स्टमक में, और फिर वहाँ पे जब फूड आ जाता है ना स्टमक में, तो हाई ऑस्मोटिक लोड हो जाता है, पानी भी आ जाता है उसके साथ। और जब खाने के साथ, मतलब पहले खाना आया, फूड स्टफ आया, ठीक है, फ्रॉम द स्टमक से, मतलब आपके उसमें ना जीआईटी के पार्ट में, फिर वहाँ से उसके खाने के साथ आपका ऑस्मेटिक लोड भी आ गया, और फिर उसने जो है ना फर्दर फ्लूइड को सर्कुलेशन से जीआईटी में ले आया, मतलब फर्दर फ्लूइड जीआईटी में आएगा, तो उसकी वजह से जो है ऐसा फील होगा कि वो अब डंप हो गया, मतलब अर्ली डंपिंग शो हो रही है कि खाना कितना नहीं खाया, लेकिन उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक फ्लूइड आया है ना, तो उसने अर्ली डंपिंग कर दी है। तो इस तरह से याद रख लो। यही रिलीव होता है ऑक्टियोटाइड से। ऑक्टियोटाइड का ना देखो 3 काम होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये स्लो डाउन कर देता है, या इतना याद भी नहीं रखो, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑक्टियोटाइड मैंने शायद पहले भी बताया था उसका फंक्शन।
देखो ऑक्टेट्राइड में मैंने बताया हुआ है यहाँ पे कि ये SGS से याद रखो, गट मूवमेंट को स्लो कर देता है, ठीक है, मतलब स्टॉप कर देता है अर्ली डंपिंग, जिसकी वजह से जो है डायरिया और क्रैम्प की कंडीशन नहीं होती, और साथ में जो है जो हार्मोन्स होते हैं ना लाइक इंसुलिन, उसको ब्लॉक कर देता है। लेट डंपिंग में अभी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें इंसुलिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो उसको ये ब्लॉक कर देता है, और साथ में जो है ना वो सिक्रीशन को कम कर देता है। तो इसकी ये 3 काम है ऑक्टेट्राइड की। तो इस वजह से हम अर्ली डंपिंग में भी देते हैं, लेट डंपिंग में भी देते हैं। और बाकी ये अर्ली डंपिंग ना फूड से एग्रीवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो खाना बंद नहीं करेगा, खाना खाता रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स लेता रहेगा, तो मज़ीद ऑस्मोटिक फ्लूइड आएगा और मज़ीद वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी ना। तो ये है। और लेट डंपिंग में मैंने क्या बताया कि ये जो है 2 घंटे बाद खाने के स्टार्ट होता है, और ये जो है ना वो हो जाता है, लो शुगर सिम्टम आएंगे। किस तरह से? हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या था? एपिगेस्ट्रिक फुलनेस याद रखो, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया मेन है। मतलब हाइपोग्लाइसीमिया किस तरह से होगा? जैसे ही वो खाना खाएगा ना, एक शुगर क्रैश हो जाएगा उसमें ना, मतलब जो है शुगर क्रैश हो जाएगा, इंसुलिन आएगा, और जैसे उसने खाना खाया, ठीक है, वो डायरेक्ट उसमें गया, डंपिंग हुई उसमें फर्दर नीचे, अब इंसुलिन आया, इंसुलिन ने फ़ौरन क्या कर दिया, मतलब वो स्टमक से ड्यूटनम में आया फ़ौरन खाना, मतलब रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाया प्रॉपर, और जैसे आया नीचे ड्यूटनम में, उस इंसुलिन आया, उसने शुगर ट्रैफिक को देखा, और शुगर जाके जो है ना सेल में जमा करता रहा, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, वो शुगर कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन आके उसने सारा जो है वो शुगर लेके लिवर में स्टोर कर दिया है। तो अब ब्लड सीरम में तो कुछ मतलब जो ब्लड सीरम था उसमें तो रहा ही नहीं शुगर, तो उसकी वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में ट्रेमर्स हो सकते हैं, फैंटिस हो सकती है, प्रोस्ट्रेशन हो सकती है उससे, ठीक है। तो अब इसमें हम ये कहेंगे पेशेंट को कि आपने थोड़ा थोड़ा जो है खाना खाना है, कार्बोहाइड्रेट लोड इन स्मॉल बाउल कॉजेस, आपने थोड़ा थोड़ा करके खाना है। इसका ये एक ट्रीटमेंट है, ठीक है, रिलीव बाय फूड एंड बाय एक्सरसाइज, बस यही ठीक है। उसमें भी हम एक्टोट्राइड और वो सब देंगे। अच्छा, इसमें देखो फर्दर लिखा हुआ है जो मैंने बता दिया। उसके बाद है पोस्ट वेगोटमी डायरिया। अब देखो जब हम वेगोटमी करते हैं ना, तो पोस्ट मतलब वेगोटमी करने के बाद जो डायरिया मिलता है ना, उसको हम कहते हैं, मतलब उसको ऐसा होता है कि फास्ट गट और बहुत ज़्यादा फास्ट गट हो जाती है। किस तरह से कि मतलब आपने वेगोटमी कर दी, ठीक है, अब वेगोटमी के बाद डायरिया क्यों मिल रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट गट, मतलब खाना जो है वो बिल्कुल एक डायरिया की शक्ल में बॉडी से बाहर जा रहा है। जैसे कि रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी, और डीनर्वेशन ऑफ अपर जीआईटी ख़त्म, मतलब डायसिफाइगस नर्व को आपने वेगोटमी कर दिए तो नर्वेशन भी ख़त्म हो जाएगी, और जीआईटी पेप्टाइड एग्जिजरेट कर जाएंगे, ठीक है। बस उसमें फिर आपने पेशेंट को ये बोलना है कि आपने थोड़ा स्मॉल ड्राई मील लेनी है, क्योंकि ज़्यादा वो जो है ना आपने अवॉइड करना है, फ्लूइड और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से डायरिया बहुत मिल सकता है। आपने ड्राई मील करना है ताकि वो चिपका रहे और जल्दी से वो जो है फर्दर ना जाए और हो सके। एंटी डायलिन एजेंट लेने हैं, ठीक है, ऑक्टेट्राइड यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है। बाकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि गैस्ट्रिक कैंसर 4 टाइम जो है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, ड्यूडेनल कैंसर में कोई मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता, वही चीज़ है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर मैंने बताया था ना कि गैस्ट्रिक में करने के बाद जब आप होता है ना गैस्ट्रिक में अगर पेराइटिस सेल को अगर आपने कर दिया तो, या तो उसमें ये होता है कि पहले आप आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी और देन वेगोटमी, पहले गैस्ट्रेक्टमी में और फिर अगर इसमें वेट लॉस मिल जाए, आयरन डेफिशिएंसी है, क्योंकि अगर आपने गैस्ट्रेक्टमी कर दी और पायरेटस सेल को भी उड़ा दिया, तो पायरेटस सेल में तो इंटेंसिव फैक्टर होता है, तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं मिल सकता है, वेट लॉस मिल सकता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी मिल सकता है। इंटेंसिव फैक्टर अच्छा आपको विटामिन B12 में मिलेगा, सॉरी आयरन की कमी हो सकती है ना, कि जाहिर सी बात है जब वो सही से खा पी नहीं रहा, कॉम्प्लिकेशन में अर्ली डंपिंग लेट डंपिंग मिल रही है, तो उसको न्यूट्रिशन से फिर आयरन की कमी हो सकती है, आयरन की कमी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी होगा, और इंटेंसिव फैक्टर की वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी, और बोन डिसीज हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम जब नहीं होगा, जब न्यूट्रिशन उसको सही से नहीं मिल रहेगा, तो वो बोन से कैल्शियम रिलीज करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीक हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके हम डाइटरी सप्लीमेंट दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, विटामिन D और एक्सरसाइज करने को कह सकते हैं। बाकी गोल्ड स्टोन कैसे बनते हैं ये पता नहीं आपको नज़र आ भी रहा है या नहीं। गोल्ड स्टोन ये होता है कि वेगोटमी करने के बाद क्या होता है कि जो बाइल होता है ना वो मतलब जमा होता रहता है, जब वो जमा होता है तो वो स्टोन बन जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ट्रंकल वेगोटमी से ये मोर एसोसिएटेड है गोल्ड स्टोन, और इसमें यही होता है कि बाइल ट्री जो है वो होती है, और उसके बाद जो है वो नहीं होती, स्टेसिस हो जाती है, उसके लिए स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, वही सारी चीज़ें। अच्छा, मैनेजमेंट देख लो अर्ली एंड डंपिंग की, कि आपने जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी है, आपने कहना है कि थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है, स्मॉल रेगुलर मील खाना है, और फैट और प्रोटीन पे बेस होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि अर्ली डंपिंग में जब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लोगे तो उसके साथ ऑस्मोटिक फ्लूइड आएगा, उस वजह से वो वास्कुलर प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। और लेट डंपिंग में हमने क्या देखा था कि वो
हाई शुगर ट्रैफिक था, उसमें इंसुलिन ने आके हाइपोग्लाइसीमिया कर दिया था और ट्रेमर फैटनेस वगैरह पेशेंट में देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी, तो वो ये जो है अर्ली डंपिंग तो इम्प्रूव हो जाता है टाइम के साथ। ऑक्टेटाइड इफेक्टिव होता है, ठीक है, लेट में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, देन अर्ली इसको छोड़ दो बस। खैर ऑक्टेटाइड जो है वो गोल्डस्टोन भी करवा सकता है, इसको भी छोड़ दो बस, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दी। अच्छा, उसके बाद परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट करवाऊंगी, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, शायद मैं इसको छुड़वा भी दूँ, तो आप खुद पढ़ लेना। देखो ये भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर डिसीज़ की ना, जो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है ना, ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर डिसीज़ की। बाकी इसमें फीमेल में ज़्यादा है, और एनसेड इंड्यूस जो अल्सर्स है ना, अगर एनसेड से इंड्यूस हुआ अल्सर तो उसमें भी देखा गया है कि परफोरेटेड हो गया है पेप्टिक अल्सर ना, और एल्डरली फीमेल पेशेंट में। बाकी इंटीरियर एस्पेक्ट इसको छोड़ दो। अच्छा, बाकी क्या है आगे सिम्टम बता रहे हैं कि पेप्टिक अल्सरेशन हो सकती है, वही साइड सिम्टम है, ठीक है। ब्रीथिंग से मूविंग से पेन एग्रीवेट होता है, ठीक है, और रेडिएट करता है बैक और शोल्डर पे, और बाकी टेकिकार्डिया मिल सकता है, और बाकी छोड़ दो। अच्छा, बाकी क्या है कि जब आप वो करोगे ना, एक्सरे करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, गैस अंडर द डायफ्राम मिलेगी, क्योंकि परफोरेट हो गए ना, परफोरेशन से गैस तो मिलेगी ना अंडर डायफ्राम, एक सेंस वाली चीज़ है बस। और सीरम अमाइलेज आपको मिलेगा, जो कि डिफरेंशिएट करता है पेनक्राइटिस से। बाकी वही है कि रिससिटेशन कर दो, एनाल्जेसिया दे दो पेन के लिए, ठीक है, सर्जरी बस इसको छोड़ दो। हेमेटमेसिस और मेलेना तो पता है ना, हेमेटमेसिस के आपकी मतलब वोमिटिंग में खून का आना, ठीक है, मुंह से खून का आना हेमेटमेसिस के उल्टियों में। मेलेना मतलब जो स्टूल के थ्रू जो आता है ना खून, तो मेलेना कहते हैं उसके। तो ये वही चीज़ें हैं कि ये भी हो सकता है। अपर जीआईटी हेमरेज इज मेजर मेडिकल प्रॉब्लम। अपर जीआईटी हेमरेज जो है ना, ये हेमेटस मेलेनमा, ये आपको अपर जीआईटी हेमरेज में मिल सकता है, ठीक है। हेमेटोमिस क्या है, उनके वोमिटिंग ऑफ ब्लड के आपको खून की उल्टियाँ हो रही है। हेमेटोमिस का मतलब यही है ना कि वोमिटिंग ऑफ खून की उल्टियाँ है, ठीक है। मेलेना में मैंने बताया कि कैपेसिटी ऑफ अल्टर ऑफ ब्लड, ठीक है, जो आपको गैस्ट्रोसोफेजियल जंक्शन पे मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब ये किस वजह से हो सकता है, ये हेमेटस मेलेना कब मिलेगा आपको, कोई एसोफेजियल एरोजन है, या कोई वेरेसिस है, एसोफेजियल वेरेसिस है, ठीक है, या कोई आर्टो एंटेरिक फेस्चुला है, ठीक है, या ये डायलोफ्लॉयड डिसीज़ बताई थी मैंने जीआईटी मेडिसिन में, वहाँ से देख लेना। मेलोरी और क्या है, मेलोरी वेस्ट टीयर है, कि लोग टीयर हो जाए गैस्ट्रोसोफेजियल जंक्शन में, तो इसमें भी आपको मिल सकती है ब्लीडिंग। पेप्टिक अल्सर में भी मिल सकती है ब्लीडिंग। तो ये सारी ब्लीडिंग के कॉज में हेमेटस मेलेना की कॉज बता रहे हैं कि इस वजह से हो सकती है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी इंडिकेशन है, इसको छोड़ दो। कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही तो ऐसे में सर्जरी तो करोगे ना, और एंडोस्कोपिकली आपको विजिबल हो रहा है अल्सर, तो आप करोगे। तो ये सारी कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है, सब आप लोग देख लोगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ था जो मेन था, जो मैंने बता दिया। अब दूसरा मेन जो है वो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, और फिर तीसरा जो है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। तो ये तीन मेन है, ठीक है। आपके चैप्टर 32 में, सॉरी चैप्टर 38 स्टमक और ड्यूडेनम में आपके ये तीन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, जिसको मैं करवाऊंगी। पेप्टिक अल्सर करवा दिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये दो भी हम कर लेंगे, वो छोटे से हैं, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वाला बड़ा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज ही मैं करवा दूंगी। तो इस तरह से हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए जीआईटी में, ठीक है, अपर जीआईटी से। बाकी इंशाल्लाह मैंने यही कहा है कि जो फर्दर आ रहे हैं ना चैप्टर, उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, और बाकी जो रह जाता है तो आप लोग खुद कर लेना, या इंशाल्लाह जब मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से, तो इंशाल्लाह फिर मैं करवा दूँगी। बाकी मुझे अपनी दुआओं में खास कर याद रखेगा, ठीक है। इन एग्ज़ाम ड्यूरेशन में भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये सब आप लोग की दुआओं का ही नतीजा है कि मैं बना पा रही हूँ। तो आप लोग मज़ीद मुझे दुआओं में याद रखें कि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, ठीक है, कि मेरे हर पेपर में जो है डिस्टिंक्शन आ सके, आमीन इंशाल्लाह, ठीक है। दुआओं में याद रखें और मेरी लाजमी दुआ किया करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।